सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024। तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उनका एग्जाम हुआ था 2024 में एंड इसके क्वेश्चंस काफ़ी कंसेप्चुअल हैं। 50 क्वेश्चंस हैं, वन ऑफ ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, राइट। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग preposition best sum up the core of the Keynesian economics। ठीक है, तो सबसे पहले सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये किसका है? हमारा क्लासिकल का है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो पॉज करके वीडियो को आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको सीधा सोल्यूशन बता रही हूँ, राइट। सेकेंड है, इन द शॉर्ट रन आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एक तो केन्स ने शॉर्ट रन की बात की थी, यहीं से हमें कंफर्म हो जाता है। फिर आउटपुट, इनकम सब डिमांड से, इफेक्टिव डिमांड से डिटरमाइन होते हैं, तो ये पॉइंट भी हमारा सही है। ठीक है, देन गवर्नमेंट शुड ऑलवेज रन बजट डेफिसिट। जहां पर भी ये वर्ड्स ऐसे लिखे होते हैं ना, ऑलवेज या नन ऑफ दी, ठीक है, तो थोड़ा सा आप इन पर फोकस कीजिए। ठीक है, ठीक है, केन्स ने प्रमोट किया था किसको? बजट डेफिसिट को प्रमोट किया था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि हमेशा ही गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट में रहे। ठीक है, वो प्रेफर इसलिए किया जाता है कि जब डेफिसिट में होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा करती है और टैक्सेस कम लेती है, तो ऑब्वियसली दिस इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। तो ऑलवेज वाला केस नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। एंड लास्ट है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लाइकली टू कॉज इन्फ्लेशन। तो ये पार्शली करेक्ट है, रीजन बीइंग डिपेंड करता है कि आप इकोनॉमी में कौन से लेवल पर हैं। आपने पढ़ा होगा ऐसा एग्रीगेट सप्लाई का। तो अगर मान लीजिए आप इस रीजन में है, ठीक है, जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आया, तो अगर आप अपना गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग बढ़ाती है तो क्या होगा? आपका आउटपुट इंक्रीज होगा। लेकिन वंस यू रीच द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, तो उसके बाद अगर आप आउटपुट को बढ़ाएंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये इन्फ्लेशन है और ये आउटपुट है, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस बढ़ेंगे। और ये हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, तो इससे सिर्फ क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होने की वजह से हमारा सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आउटपुट नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए ये पार्शली करेक्ट है, तो दैट्स वाई इसको भी हमने क्रॉस कर दिया और करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, तो आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिएगा, आपको बहुत लाइक अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी इकोनॉमिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लैटर एग्रीगेट कंजप्शन फंक्शन इफ प्लॉटेड ऑन ग्राफ। ठीक है, तो जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। ठीक है, कि आपने ग्राफ बनाया है, ठीक है, विथ आउटपुट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, आउटपुट यहाँ पर आएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और एग्रीगेट कंजप्शन जो है यानी आपको कंजप्शन आएगा ऑन वर्टिकल एक्सिस, राइट। तो इसमें से आप क्या इंडिकेट, मतलब ये क्या दिखाता है? एक फ्लैटर एग्रीगेट कंजप्शन कर्व है। तो फ्लैटर है तो यानी हमारा कंजप्शन कर्व मैं मान के चल रही हूँ यहीं से स्टार्ट होगा और ये फ्लैटर है। ठीक है, तो फ्लैटर होता है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि अगर हमारा जो कर्व है दैट इज कंजप्शन कर्व या कोई भी कर्व, अगर वो स्टीपर होता है तो इसका मतलब उसकी स्लोप क्या होती है? हाई होती है, राइट। और अगर वो फ्लैटर होता है तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, स्लोप की वैल्यू क्या है? कम होती है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? फ्लैटर कर्व है, तो इसका मतलब स्लोप जो होगी उसकी कम होगी। स्लोप हमारे को किससे दिखाता है? यानी कि अगर c इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई है तो b हमारा स्लोप होता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एमपीसी इन दिस केस। तो एमपीसी यानी कि इस केस में हम कह सकते हैं कि फ्लैटर है तो इसका मतलब स्लोप की वैल्यू कम होगी। स्लोप की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब क्या हो गया? हमारा एमपीसी जो है वो कम होगा। और अगर एमपीसी कम है, एमपीसी और मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, आपको ये भी पता होगा आई होप, कि k जो है आपका मल्टीप्लायर जो है 1/1 माइनस एमपीसी। तो अगर एमपीसी बढ़ता है तो के बढ़ता है, एमपीसी घटेगा तो के घटेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई आपका अगर एमपीसी स्मॉल है तो आपका मल्टीप्लायर वैल्यू भी स्मॉल होगी, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, एमपीएस के साथ इसका नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एमपीएस बढ़ेगा तो के की वैल्यू डिक्रीज होगी। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। I mean C हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मल्टीप्लायर ऑफ 3 or above would be considered exceptionally high for most modern economies. Which of the following statement give the most complete explanation for this fact? तो कह रहे हैं कि मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर 3 या 3 से ज्यादा आती है तो करंट या मॉडर्न इकोनॉमिक्स में इस चीज को एक्सेप्शन माना गया है। तो कह रहा है ऐसा क्या हो सकता है कि वाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्शनल। तो ठीक है, हमने सिर्फ ये पढ़ा हुआ है कि लाइक मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई कब जा सकती है। हमने अभी पढ़ा कि जब हमारी किसकी वैल्यू हाई होगी? एमपीसी की वैल्यू हाई होगी। ठीक है, ओके, तो चलो अब हम
हमें नहीं पता आंसर का तो हम इसके ऑप्शन से जाते हैं। नेशनल अकाउंट्स ओवर स्टेट कंजप्शन, कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी कंजप्शन ज़्यादा होती है, कंजप्शन बढ़ती है, तो दैट्स वाई हमारा एमपीसी बढ़ रहा है, इसलिए ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ठीक है, एक बार कंसिडर कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देन क्रेडिट इज प्रोबेबली इजियर टू ऑब्टेन देन वी थिंक, क्रेडिट ज़्यादा होगा तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे एंड एमपीसी बढ़ेगा। नॉट मच करेक्ट। वी हैव ओवरलुक द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, हाँ ये हो सकता है कि हमने टैक्सेस को कंसिडर ही नहीं किया, तो अगर हमने टैक्स वाले पार्ट को कंसिडर नहीं किया तो ऑब्वियसली वो लीकेज में कंसिडर होगा। डी पॉइंट कह रहा है वी हैव ओवरलुक द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सटर्नल ट्रेड। अब आप याद करो, आपका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का, क्या फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का इन द केस ऑफ ओपन इकोनॉमी, के इक्वल्स टू 1/MPS प्लस MPI। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अब इसको अगर MPS को मैं MPC से लिखूं तो 1/B 1 - T प्लस MPI, ये होता है हमारा ओपन इकोनॉमी के केस में करेक्ट फॉर्मूला, जहां पे हमने टैक्सेस को भी कंसिडर किया है और हमारा इंपोर्ट्स को भी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट कि हमने ना ही टैक्सेशन को लिया इस केस में, ना हमने एक्सटर्नल ट्रेड को लिया, दैट्स वाई हमारी वैल्यू जो है वो पी के बढ़ने से हमारी के की वैल्यू भी हाई आ सकती है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बेकरी इज, अब आप देखिए कितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्वेश्चंस का। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए क्या कह रहा है। अ बेकरी इज वन ऑफ मेनी दैट ऑपरेट इन द ब्रेड इंडस्ट्री। तो यानी कि वो कह रहा है कि ब्रेड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसमें बेकरी जो है वो वन ऑफ मेनी है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है वो, इस लाइन से कहना चाह रहा है कि वन ऑफ मेनी है, इसका मतलब बेकरी एक फर्म है, राइट। सो मार्केट डिमांड कर्व जो है वो किसका, ब्रेड इंडस्ट्री का डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डिमांड कर्व कैसा है, डीडी ऐसे है, एंड बेकरी इनकम फिक्स कॉस्ट आती है, और अपवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। अपवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी वही क्या दिखाता है, सप्लाई को दिखाता है इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो बेकरी का सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल है, रॉन्ग, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है। बेकरी ऑलवेज मेक पॉजिटिव इकोनॉमिक रेंट, यानी पॉजिटिव यू कैन से पॉजिटिव इकोनॉमिक रेंट कह सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हैं, तो गलत हो गया। बेकरी कैन इंश्योर दैट प्राइस इज अबव द एवरेज कॉस्ट, तो इट इज नॉट रेलिवेंट। तो ये वाला फैक्ट पढ़ो दैट द बेकरी फेसेस अ फ्लैट डिमांड कर्व। बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है कि इंडस्ट्री के केस में, इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इंडस्ट्री के केस में डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और जो इन द केस ऑफ हम फर्म की बात करें, यानी वन ऑफ द इंडस्ट्री के एक फर्म की बात करें, तो उसका जो होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि प्राइस और क्वांटिटी, तो जो प्राइस वो डिसाइड करते हैं वही हमारा होता है प्राइस इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू MR। ठीक है, ये होता है, और एवरेज कॉस्ट ये होती है हमारी अगर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स है। तो इसका मतलब हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो आप पढ़ सकते हैं बहुत सारी फर्म्स हैं, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, हर फर्म एक प्राइस टेकर है, इसलिए बेकरी का क्या होगा, एक फ्लैटर डिमांड कर्व होगा। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा लॉन्ग रन में जो है प्रॉफिट ही हो, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। और फर्म क्योंकि प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइस जो है एवरेज कॉस्ट से ऊपर होंगे। ठीक है, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द 5th क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको आंसर नहीं दिखा रही, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम आगे स्टेटमेंट पर जाएंगे। There are two different types of producers of a good in an industry, type A and type B. The marginal cost curve of the two types are given below. ठीक है, दोनों इंडस्ट्री के हमको क्या दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व दे रखे हैं। ठीक है, there are 20 टाइप A फर्म्स, ये पॉइंट नोट करने का है कि कितनी टाइप A फर्म्स हैं, 20, और 15 टाइप B फर्म्स है मार्केट में। Assume that all the firms are already in the market, यानी सारी काम कर रही हैं, and they will remain in the market even if the price is below the average cost। कह रहे हैं कि अगर प्राइस एवरेज कॉस्ट से कम भी हो जाता है तो भी वो शट डाउन नहीं करती, सिंपल वर्ड्स में वो कहना चाह रहे हैं। अब ये जो चारों स्टेटमेंट है, इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ओके, सो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहला है, एट द प्राइस ऑफ $2.50 द मार्केट सप्लाईज 350 यूनिट्स। तो अब आप ये देखिए, आपको पता है जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो हमारा MC कर्व होता है, वही हमारा क्या होता है, सप्लाई कर्व भी होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब प्राइस वो किसकी बात कर रहा है, 2.50,
तो 2.50 पर अगर आप ध्यान से, अगर आपको थोड़ा सा ग्राफ देखना आता है, बस इसमें ग्राफ ही देखना है, तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें 2.50 पर टाइप ए फॉर्म में, टाइप ए में तो सप्लाई क्या हो रही है, जीरो सप्लाई हो रही है, क्योंकि 2.5 पर तो कुछ सप्लाई नहीं कर रहे, जीरो है, तो इसलिए इसके केस में तो जीरो सप्लाई हो गई। अब इस केस में देखिए 2.5 पर टाइप बी फर्म जो है 10 यूनिट सप्लाई करने को तैयार है, तो इसका मतलब टोटल मार्केट सप्लाई कितनी हो गई 2.5 उसमें, क्योंकि उन्होंने किसी पर्टिकुलर फर्म का नहीं पूछा, तो टोटल हो गई आपकी 0 इंटू कितनी फर्म्स थी, टाइप ए वाली 20 फर्म्स थी, प्लस अब इसमें कितनी है 2.5 पर 10 क्वांटिटी और कितनी फर्म्स है 15, तो टोटल आपकी हो गई मार्केट सप्लाई इज 150 यूनिट्स रादर देन 350। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 596 यूनिट इज $3। ओके, अभी हम इसको करते हैं, चेकआउट करते हैं, उसके आगे चलते हैं। एट द प्राइस ऑफ $5, अब $5 पे पूछ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 971st यूनिट इज लोअर फॉर टाइप ए फर्म देन फॉर टाइप बी फर्म। ओके, अब हमें नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करें, $5 पर हमने 2.5 पर निकाल ली मार्केट सप्लाई, अब हम $3 पे निकालेंगे और $5 पे निकालेंगे। तो अभी आपको कैसे करना है, 3 पर, वेरी सिंपल, 3 पर कितना प्रोड्यूस कर रही है 20 यूनिट्स, तो क्या हो गया 3 पर 20 यूनिट्स कर रही है टाइप ए फॉर्म्स, कितनी है 20, प्लस 3 पर ये कितना प्रोड्यूस कर रही है 13, तो 13 इंटू 15, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और $5 पर हम बात करें तो 5 पे 35 इंटू टाइप ए कितनी है फॉर्म्स 20, और ये 5 पर कितना सप्लाई कर रहे हैं 18 इंटू 15, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे ये कर रखा है सॉल्व, आप देख सकते हैं, तो ये 20 इंटू 20 400 प्लस 15 इंटू 13 195, तो टोटल हो गया 595, यानी $3 पर 595 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। और अगर अब हम इसकी बात करें तो P5 पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओके, सो अब हम बात करें अगर, तो हमने क्या देखा, अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 596 यूनिट इज $3। तो आप देखिए 595 प्रोड्यूस करने में $3 लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब 596 यूनिट प्रोड्यूस करनी होगी तो उससे ज्यादा ही लगेगी मार्जिनल कॉस्ट, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी पढ़ते हैं, एट द प्राइस ऑफ $5 हमने निकाल लिया टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए, कितने सप्लाई हो रही है 970 यूनिट्स। अब वो कह रहे हैं द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 971 यूनिट, यानी इससे ज्यादा अगर एक और यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो टाइप ए फर्म के लिए कम है देन फॉर टाइप बी। तो अब आप ध्यान से देखिए, टाइप ए वाली जो फॉर्म है इसका जो कर्व है ये कैसा है, दिस इज समहाउ फ्लैटर, और टाइप बी वाली का कैसा है, स्टीपर है। तो हम कह सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जहां पर भी स्टीपर होगा इसका मतलब वैल्यू ज्यादा होगी, जहां पर भी फ्लैटर होगी तो वहां वैल्यू कम होगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं टाइप ए फॉर्म की कॉस्ट जो है वो कम आएगी एज कंपेयर टू टाइप बी फॉर प्रोड्यूसिंग द एडिशनल यूनिट, रीजन बीइंग कि ये फ्लैटर है और ये क्या होगा हमारा स्टीपर होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा स्टेटमेंट सही जा सकता है। एंड देन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट यूनिट इज $2.50, तो अगर पहली यूनिट वो बनाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है 2.50। तो ऐसा है कि नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इनको प्रोड्यूस करने में इनकी पहली कॉस्ट कितने पे आ रही है 2 पे आ रही है, और इनको पहला यूनिट प्रोड्यूस करने में 2.5 आ रही है। तो ऐसा तो यूनिवर्सल नहीं है कि 2.5 पे आ रही है, इसलिए भी स्टेटमेंट गलत होगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया आंसर सी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर द केस वेयर अ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ स्पेसिफिक पर यूनिट टैक्स, ठीक है, स्पेसिफिक टैक्स लगा रहे हैं ऑन सिगरेट्स, ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सक्सीड इन रिड्यूसिंग द कंजप्शन लेवल, यानी कि यही गवर्नमेंट चाहती थी। टैक्स लगाने का क्या एम होगा गवर्नमेंट का, अगर सिगरेट्स पे गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो इट इज़ अ डीमेरिट गुड, तो डीमेरिट गुड को उसकी कंजप्शन को हम क्या करवाना चाहते हैं, कम कराना चाहते हैं, ठीक है। तो यही मेन एम होता है। अगर आप इनकम टैक्स की बात करो, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करो, तो वहां पर मेन एम गवर्नमेंट का क्या होता है, दैट इज टू अर्न मोर इनकम, राइट, और टू अर्न आई कैन रादर से टू अर्न मोर रेवेन्यू। अब इस केस में अगर हम देखें तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना। दिस इज अ बैड पॉलिसी एज इट्स क्रिएट डेड वेट लॉस।
दैट्स ट्रू कि जब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो वो डेड वेट लॉस क्रिएट करता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक डीमैरिड गुड है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है सिगरेट्स, तो दैट्स वाई गवर्नमेंट का मेन एम उसके डेड वेट लॉस से ज़्यादा उससे जो कंजप्शन कम होने की वजह से जो वेलफेयर बढ़ा है उस पर ज़्यादा फोकस है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं, द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन एक्सेसिंग द सक्सेस ऑफ दिस पॉलिसी। एब्सोल्युटली राइट कि जब भी गवर्नमेंट ये कैनन्स ऑफ टैक्सेशन में भी आता है कि गवर्नमेंट जो भी कलेक्शन कर रही है टैक्स का, उसको कलेक्ट करने में जितनी उसकी कॉस्ट आ रही है वो कम होनी चाहिए दैन द रेवेन्यू जो उसको जनरेट हो रहा है फ्रॉम दैट टैक्स, या उससे जो बेनिफिट हो रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कॉस्ट ज़्यादा हो, यानी टैक्स कलेक्ट करने में ज़्यादा रिसोर्सेज और टाइम लग रहा है गवर्नमेंट का, और इतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा है, या उससे जो बेनिफिट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बैड पॉलिसी। ठीक है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है, यानी कि एनफोर्स करने में, मॉनिटर करने में, कंप्लाइंस करने में, एफिशिएंसी लॉस, डेड वेट लॉस, यानी नेट बेनिफिट क्या है सोसाइटी का, उसको हम कंसिडर करने के बाद ही जो है किसी भी टैक्स को गवर्नमेंट लगाती है। अगर उसका टोटल बेनिफिट उसकी टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो ही उस टैक्स को कंसिडर किया जाता है। सी इज द मोर इलास्टिक द डिमांड फॉर सिगरेट्स द लार्जर द टैक्स रेवेन्यू। तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा इन इलास्टिक होता है, दिस इज रॉन्ग, हमने पढ़ा है कि जितना ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट इन इलास्टिक होती है, उसकी डिमांड अगर इन इलास्टिक होगी तो ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को अर्न होता है रादर देन इलास्टिक। तो ये भी केस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। लास्ट इज द टैक्स रेट शुड बी डिटरमाइंड सो एज टू मैक्सिमाइज टैक्स रेवेन्यू। यस, दिस इज करेक्ट, बट इस केस में उन्होंने पूछा है, इस केस में कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया सिगरेट्स पर और वो कंजप्शन लेवल को रिड्यूस करना चाहती है रादर दैन टू मैक्सिमाइज द टैक्स रेवेन्यू, दैट्स वाई इस कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट गलत हो गई, अदरवाइज स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस है, मैं आपको 5 वीडियोस में 10 क्वेश्चंस करके सारे कवर करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एमआरएस एंड एमआरटी। तो आपको पता है जो एमआरएस होता है दैट इज रिलेटेड टू आवर कंजप्शन थ्योरी, वाइल एमआरटी इज रिलेटेड टू आवर प्रोडक्शन थ्योरी, जो कि हम बात करते हैं दिस इज द स्लोप ऑफ पीपीसी, है ना, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर हम एमआरटी एस की बात करें तो वो हमारा स्लोप ऑफ होता है दैट इज हमारे जो आइसोकॉन्स होते हैं उसका स्लोप होता है, राइट। और एमआरएस किसका स्लोप होता है, हमारे इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ द एमआरएस इज हाउ मच इन प्राइस यू आर विलिंग टू गिव अप फॉर एन इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन क्वांटिटी होल्डिंग प्रॉफिट्स कांस्टेंट। ओके, ठीक है, पार्शली करेक्ट लग रही है। देखिए होल्डिंग प्रॉफिट्स कांस्टेंट लिखा है, तो एक बार को हम नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं फिर हम डिकोड करेंगे। देन एमआरटी इज हाउ मच इन प्राइस द कंज्यूमर आर विलिंग टू गिव अप फॉर एन इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन द क्वांटिटी कंज्यूम कीपिंग देयर यूटिलिटी कांस्टेंट। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। रीजन बीइंग गलत क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बात करी ना कि इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन नॉट कंजप्शन, तो यूटिलिटी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। देन moving on to if MRT is greater than MRS then firms can increase their profit by increasing output। अगर MRT ज़्यादा है यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और कंजप्शन कम है तो फर्म्स अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकती हैं बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि अगर हम वेलफेयर की बात करें, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो MRT है यानी जो आप कंडीशंस पढ़ते हैं ऑफ द जर्नल इक्विलिब्रियम की, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, राइट। रादर अगर मैं और बेटर लिखूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज MRT XY इज इक्वल टू MRS ऑफ कंज्यूमर A फॉर द प्रोडक्ट XY एंड फॉर MR विच इज इक्वल टू MRS ऑफ XY ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंज्यूमर B। सो दिस इज द आपकी जर्नल या परेटो इक्विलिब्रियम कंडीशन जिसको हम कहते हैं, परेटो एफिशिएंसी कंडीशन, तो इक्वल होने पे होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। देन एमआरटी इज द स्लोप ऑफ आइसो प्रॉफिट कर्व्स। अभी मैंने बताया नहीं, इट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी या पीपीएफ जिसको आप बोलते हैं। तो देखा जाए तो ये भी हमारी पार्शली करेक्ट है, बट क्योंकि बाकी तीनों हमारी बिल्कुल ही गलत जा रही हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि
ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन दे रखी है। So explanation is that how much one of the good a decision maker give ups for one more unit holding the objective that is your utility for consumer, and अगर हम profit की बात करें यहाँ पर तो profit constant रखते हैं, तो that's why उन्होंने profit लिया है, which is not I say fully correct, partially correct है, ठीक है। तो that's why हम इसको choose कर लेते हैं। Moving on to the next question, that is question number 8। आप इसको solve करने की कोशिश कीजिए। Okay, so in this question it is given that the table represents the market demand Q for a good at different prices। आपको quantity दे रखी है ना, आपको price दे रखा है। Now कह रहे हैं the firm unit cost of production is 70 euros। Based on this information you have to calculate that at Q equals to 200 the firm profit is 44,000। तो आपको पता है प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो पहले आपको क्या करना है, Q इक्वल्स टू 200 पे टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, एंड टोटल कॉस्ट क्या होगा, फर्म की यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट है 70, तो जितनी वो यूनिट्स बनाएगा उसको आप Q से मल्टीप्लाई कर देना। सो 200 की बात कर रहे हैं तो 70 इंटू 200 हो गया, ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई, माइनस प्राइस इंटू क्वांटिटी हो गया 200 इंटू आपका प्राइस कितना है 220, तो ये कितना हो गया 44,000 माइनस 7 टू 14,000, तो आपके पास आंसर आ गया 30,000। तो टोटल रेवेन्यू जो फर्म का प्रॉफिट है वो है 30,000। तो ये तो गलत है, यहाँ पे लिखा हुआ है 44, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज Q इक्वल्स टू 400। तो देखिए एक तरीका तो यही है कि आप इस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करें Q इक्वल्स टू 400 पर, ठीक है। और फिर उसके आसपास अगर आप ध्यान से देखो तो क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है और प्राइस जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल जो है अगर हम प्राइस इंटू क्वांटिटी करके देखें तो इस तरीके का टेबल बन जाएगा। मैंने नीचे बना दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्वांटिटी मेंशन करती है, यहाँ पे प्राइस है, टोटल रेवेन्यू हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, एंड देन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मैंने क्या किया है 70 इंटू Q कर दिया है। तो या तो आप इसको 70 पे रहने दें तब भी चल जाएगा, ठीक है, Q से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, नहीं तो ये MR जो मैंने क्या कर दिया, MR कंप्यूट कर दिया। MR कितना है आपका 24, 44, 60, ये कैसे निकाला मैंने, मतलब टोटल रेवेन्यू से मैंने चेंज जो था वो मैंने कंप्यूट कर दिया। अब आप देखेंगे तो आसपास कहीं पर भी वैल्यूज मैच नहीं हो रही हैं, ऐसे कुछ भी वैल्यू मैच नहीं हो रही, तो फिर हम कैसे कंप्यूट करेंगे। तो अब आप देखिए 400 के आसपास, देखिए 400 की अगर हम आसपास कॉस्ट की बात करें तो 28,000 तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है और मार्जिनल रेवेन्यू कितना है 12,000। तो फॉर श्योर ये वाला पॉइंट तो आपका नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसका पर यूनिट निकालूं इन 500 पर, अगर आप इस वाली रो में देखें 500 पर अगर मैं पर यूनिट निकालूं, तो मैं एक बार कलर चेंज कर रही हूँ, पर यूनिट अगर हम निकालें तो वापस से 70 से डिवाइड कर देती हूँ तो आपका आ जाएगा, दैट इज 70 इंटू 500 था, तो ये 70 हो गया। और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, अगर पर यूनिट के हिसाब से देखें तो ये आपका अप्रॉक्स 80 आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्लोज आ रहा है, या तो आप इस तरीके से करके देख लीजिए, या फिर जैसे मैं आपको बता रही थी प्रॉफिट वाला तरीका, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। तो ये इससे हमें ये पता चल गया Q की वैल्यू 400 पर जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट नहीं है। फिर कह रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट जो अटेन हो सकता है वो है 45,000। तो अब ये भी आप कैसे करेंगे, ये इसी वाले टेबल से जो मैंने आपको कंप्यूट करके दिखा दिया, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये आपका हो गया है। तो यहाँ से आप जब इनको डिफरेंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वैल्यू है जहाँ पर आपका मैक्सिमम आ रहा है। एंड लास्ट आपसे पूछा गया है मिनिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अटेन्ड इज €0, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं इसी टेबल से, ठीक है। अब ये सोल्यूशन पार्ट रह गया है तो आप इसको कर लेना। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज दिस C ऑप्शन, जो कि करेक्ट है। वही चीज़ आपकी करके भी दिखा दी है फॉर्मूला के थ्रू, यहाँ पे की हुई है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ CD शॉप इज द ओनली सेलर ऑफ म्यूजिक CDs इन हैमिल्टन, द डिमांड कर्व फॉर CDs इज गिवन एज दिस, ठीक है। डिमांड कर्व क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है। अब आपको पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लर्नर इंडेक्स। तो लर्नर इंडेक्स की वैल्यू होती है प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस, राइट। तो यानी आपको इस केस में प्राइस पता होना चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो
टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट वाला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले निकालिए टोटल रेवेन्यू दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये जो हमें क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस दे रखा है उल्टा निकाल लेंगे, तो 2p इक्वल्स टू 300 माइनस क्यू, प्राइस इक्वल्स टू 300 क्यू बाई 2 दैट इज 150 माइनस क्यू बाई 2, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई 150 माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2। अब आप इस ये हो गया टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 150, तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका आ जाएगा, यहाँ पे भी क्यू आ जाएगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा 150 माइनस 2q बाई 2, तो ये कट जाएगा, तो आपके पास आ गया 150 माइनस क्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया 150 माइनस क्यू, मार्जिनल कॉस्ट हो गया 10। तो आपको पता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पर, मैं हल्का सा इसको रब कर देती हूँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पर आपका प्राइस जो होता है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है कह लीजिए। और इन द केस ऑफ मोनोपोली तो ये हो जाएगा एम आर इक्वल्स टू एम सी। तो एम आर कितना है, वी हैव 150 माइनस क्यू, और एम सी कितना है 10 है, तो क्यू हो गया आपका 140, क्वांटिटी कितनी आ गई आपकी 140 आ गई। ओके, सो क्वांटिटी आ गई तो क्या हम प्राइस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने आपको प्राइस की टर्म्स में बताया था, ये रहा 150 माइनस क्यू बाई 2 दैट इज 70, तो 150 में से 70 करे तो वी हैव लेफ्ट विथ 80, तो प्राइस आ गया आपका 80। अब आप पुट कर दीजिए वैल्यूज को, प्राइस आ गया 80, तो वी हैव p माइनस एम सी अपॉन पी, ठीक है। तो वी हैव 80 माइनस मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 10 अपॉन 80, सो वी हैव 70 अपॉन 80 दैट इज 0.875, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 0.875 सी। तो ये तो सिंपल था, ये तो आप खुद भी कर सकते थे, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ओके, हाँ ये वाला भी सिंपल है बट टाइम कंज्यूमिंग है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, suppose a firm is the only computer producer in the local market and the total demand function is given as q equals to 200 minus 2p, total cost दे रखा है, government levies a unit tax of $10 on computers, what is the profit maximizing price after the imposition of tax। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्वांटिटी दे रखी है, तो अगेन हम क्या करेंगे टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट करेंगे, वो वाला स्टेप तो हमारा है ही। तो देखिए क्वांटिटी कितनी है 200 माइनस 2p, तो प्राइस की टर्म्स में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2p इक्वल्स टू 200 माइनस q एंड p इक्वल्स टू 100 माइनस q बाई 2, तो ये आ गई आपकी p की वैल्यू। अब अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इसको आप q से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 100q माइनस q स्क्वायर बाई 2, ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू, और टोटल कॉस्ट कितनी है 10q। तो अब आप इसका एम आर इक्वल्स टू एम सी निकालेंगे तो टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू निकालो 100 माइनस 2q बाई 2, तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू हो गया 100 माइनस q, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया 100 माइनस q मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। और वी हैव मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इतनी है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 10, तो q की वैल्यू आ गई 90, तो q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 90, राइट। ओके, अब क्या हुआ है, हमारी जो फर्म है उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई है। कॉस्ट इंक्रीज कैसे हो गई, कॉस्ट ऐसे इंक्रीज हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने 10 रुपीज़ का यूनिट टैक्स लगा दिया है, ठीक है। अब यूनिट टैक्स लगा दिया तो इसका मतलब जो भी आपकी पहले कॉस्ट आ रही थी, यानी कि हमारी पहली कॉस्ट कितनी आ रही थी, टोटल कॉस्ट थी हमारी 10q और मार्जिनल कॉस्ट थी हमारी 10, तो पहले हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी 10 थी, अब 10 रुपीज़ का और टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो न्यू मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी, दैट इज़ 20 रुपीज़। अब 20 रुपीज़ के हिसाब से अगर हम एम आर इक्वल्स टू एम सी करें तो क्या हो जाएगा 100 माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 20, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 80, तो आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा था, व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस, प्राइस क्या होगा, अगर क्वांटिटी 80 हो गई है तो ये आपका प्राइस का फंक्शन था, पुट करो 100 माइनस 80 अपॉन 2 दैट इज 40, तो ये हो गया आपका 60, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, इसका करेक्ट आंसर हो गया $60, वो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस हो गया आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। तो आई होप ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, आपने खुद से भी ट्राई किए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आफ्टर कंप्लीटिंग यानी 50 क्वेश्चन जब मैं पूरे करवा दूंगी तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैंने आपको बताया ही है, दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या, इस नाम से है, आप जाकर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, इस पर आपको PDF मिल जाएगी आफ्टर
जब मैं आपको 50 के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगी विद द सोल्यूशन। ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।